आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज साहब का नाम नामी खुसूसी अहमियत का हामिल है। प्रोफेसर मौसूफ गुज़श्ता 25 वर्षों से साइंस की दुनिया के नाम से एक रिसाला निहायत ही इन्हिमाक और एहतमाम के साथ महाना बुनियादों पर शाया कर रहे हैं। आप 5 किताबों के अलावा 350 से ज़ायद मज़ामीन सुपुर्द कलम कर चुके हैं। डॉक्टर परवेज इस्लामिक फाउंडेशन बराए साइंस व माहौलियात हिंद के सरबराह भी हैं। 1995 ईस्वी में उन्हें हुकूमत अमरीका की जानिब से इंटरनेशनल विजिटरशिप से नवाजा जा चुका है। ये ख्याल बावर किया जा रहा है कि इस कांग्रेस के लिए उनका कलीदी खुतबे के लिए इंतखाब नेक फाल है। मैं प्रोफेसर असलम परवेज साहब से बसद अदब व एहतराम दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस शहर के साथ कलीदी खुतबा मरहमत फरमाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विज्ञान प्रसार का डॉक्टर नकुल का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का कि उन्होंने साइंस कांग्रेस के इस कारवां को एक बेहतरीन पड़ाव का मौका यहाँ दिया और हौसला अफजाई करी और इस तहरीक को बहुत तक़वियत बख्शी। इसमें नकुल प्रसाद साहब का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने विज्ञान प्रसार के साइंस प्रमोशन फ़रोग़ साइंस के प्रोग्राम में उर्दू को शामिल करके और इसको भी इन्होंने जिस तरह से तमिल या और ज़बानों में किया उसके लिए उर्दू को उसमें शामिल किया और जैसा इस वक्त ऐलान हुआ कि कश्मीरी को भी शामिल किया गया है, इसके लिए मैं इनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़े तबके और इलाके तक साइंसी मालूमात और साइंसी सोच का फ़रोग़ मुमकिन होगा। मुझे भी वक्त की कमी का भी अंदाज़ा है और प्रोफेसर शाहिद का हुक्म भी था, वरना मैं एक पूरी एक कहानी सफ़र शर्त के नाम से एक पावर पॉइंट बना के लाया था लेकिन मैं इख्तिसार के साथ थोड़ी सी कुछ बातें, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सफ़रनामा है, मैं मुख्तसरन आपके साथ शेयर करूँगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जब हम पहाड़गंज पुल से अजमेरी गेट की तरफ जाते हैं तो उल्टे हाथ पे लाल पत्थरों की एक इमारत नजर आती है जिसका नाम इस वक्त एंग्लो अरबिक स्कूल है। ये लाल पत्थर की इमारत सदियों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। 16 दरियागंज के पास का इलाका था जहां विक्टोरिया अस्पताल है, वो बहुत पहले ठंडी सड़क कहलाती थी, फिर एडवर्ड पार्क रोड कहलाई, अब कस्तूरबा गांधी मार्ग है। वहां पुरानी किताबों का बाजार लगा करता था, तो वहां मैंने बहुत ढूंढी तो कुछ मुझे रूसी किताबों के तराजिम मिले क्योंकि उसमें मीर पब्लिशर्स काफी एक्टिव थे और उर्दू में किताबें छापते थे तर्जुमा करके। तो मुझे खूब याद है बेंजामिन फ्रैंकलिन पे किताब मिली, एडिसन की कहानी के नाम से किताब मिली। उस वक्त शमा ग्रुप एक खिलौना के नाम से रिसाला निकालता था, उसमें कुछ साइंसी नावल आया करते थे, मुझे खूब याद है। और जफर पयामी साहब का सितारों के कैदी, कृष्ण चंद्र साहब ने उल्टा दरख्त लिखा था और उससे इतना मैं मुतासिर था कि मैंने बहुत दिन घर में कोशिश करी कि एक गमले में बीज को उल्टा लगा के किसी तरह ये पॉसिबल हो जाए कि जड़ ऊपर चली जाए और पत्ते नीचे चले जाए। उस वक्त तक मुझे अंदाजा नहीं था। ये सब चीजें थी, थोड़ी थोड़ी मिली, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिला। और काफी मेहनत करने के बाद, मैं स्ट्रगल कहूँगा, जद्दोजहद के बाद मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम कुछ अच्छे नंबरों से पास करके बीएससी में जा सका दिल्ली कॉलेज। तो उस वक्त से मुझे ये एहसास था कि उर्दू में साइंस क्यों नहीं लिखी जाती और उर्दू वाले साइंस कम क्यों पढ़ते हैं, उर्दू में साइंस से रुझान क्यों नहीं है। और जैसा शाहिद रसूल साहब ने कहा था, मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक़ हूँ, बल्कि अमली मैंने सबूत दिया है उसके करम से कि जिस चीज़ की कमी हो ना मैंने उस पर कभी शिकवा किया, ना नारे लगाए, ना नाराज़गी का इजहार किया, अपने हिस्से का चिराग जला दिया कि व्हाट कैन आई डू। मसले बहुत होते हैं, मसले लाने वाले बहुत होते हैं, हमें हल प्रोवाइड करने वाला सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहिए। तो मैंने, बल्कि मैं कल नकुल साहब से जिक्र कर रहा था कि मैंने यहाँ बैठ के हिसाब लगाया कि 39 साल हो गए मुझे उर्दू में साइंस के मजमून लिखते हुए।
यानी इत्तेफाक से वो अक्टूबर का महीना था 1982 का, जिसमें दिल्ली से कौमी आवाज़ एक अखबार निकला करता था। उसमें मेरा पहला मजमून छपा था कि बढ़ती हुई आबादी और खुराक का मसला, मुझे याद है आज भी। और मोहन चिरागी साहब एडिटर हुआ करते थे, आप ही के इलाके के थे, कश्मीरी थे, बहुत नफीस इंसान, बहुत मोहब्बत करने वाले और बहुत मुझे सपोर्ट करते थे। मैं छोटा सा था तो उर्दू में मज़ामीन लिखने का सिलसिला शुरू किया। स्कूलों में गया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि 9th क्लास में साइंस लीजिए, आप अच्छा कैरियर भी बनेगा और सबसे बड़ी बात ये आपकी सोच बदलेगी। मेरा मसला या मेरा चैलेंज जो आज भी है वो साइंस प्रमोशन का इतना नहीं है जितना साइंटिफिक एटीट्यूड का है, क्योंकि हम लोगों ने सवाल करने छोड़ दिए हैं, वी डोंट क्वेश्चन। बल्कि अभी मेरी जो एक ताज़ा किताब आई है साइंटिफिक मुस्लिम के नाम से, ज़्यादातर पदप्ति नहीं दी जाती, बचपन से ही सवाल डिस्करेज होते हैं, घर में बच्चों को रोका जाता है, स्कूलों में, मदरसों में। तो ये सवाल ही एक ग्रोथ होती है दिमाग के जहन की। एनीवे, तो स्कूलों में मोटिवेट करने जाता था तो बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ये आप कुछ मजमून लिख देते, बड़ी अच्छी बात है, कोई बाकायदा सिलसिला शुरू की। तो चूंकि एक सिस्टमेटिक या साइंटिफिक माइंड था तो मैंने कहा अच्छा पहले कुछ लोग इकट्ठे करूं। तो मैंने ये 1992 की 1992 की बात है कि घूमना शुरू किया और उन तमाम लोगों से मिला जो साइंटिस्ट थे और उर्दू भी जानते थे। उसमें ज़हूर कासिम साहब भी थे, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट के मरहूम SH आबिदी साहब भी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिजिक्स भी थे, तलत साहब को याद होगा, प्रोफेसर फिरोज अहमद साहब, और इन तमाम लोग। और उसमें एक बहुत अहम नाम मैं लेना चाहूँगा, बहुत अकीदत के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ, आनंद स्वरूप साहब, जो उस वक्त NBT के डायरेक्टर थे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उर्दू से इतनी मोहब्बत करते थे। और हमारे मुनिस रजा साहब मरहूम बहुत मोहब्बत करते थे और उन्होंने एक मुझे ये बात नसीहत करी थी, क्योंकि हमारी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की भी वो चेयरमैन रहे। कहने लगे परवेज कुछ भी छोड़ देना तुम, लेकिन उर्दू में साइंस लिखना मत छोड़ो। तो ये नसीहत उनकी थी, मैंने गिरा बांध के रखी हुई है। तो बहरहाल इन सब लोगों से बातचीत करके अंजुमन फरोग साइंस के नाम से एक मैंने जमात बनाई, उसको रजिस्टर कराया और उसकी मीटिंग्स करके ये प्रपोजल रखा कि एक साइंस का पर्चा हम निकालें जो मंथली हो, माहनामा हो। इसमें मैं अर्ज करूं यहाँ पे कि ये भी तारीख का हिस्सा है कि बाबा उर्दू कहलाते हैं मौलवी अब्दुल हक। उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू से साइंस के नाम से एक पर्चा शुरू किया था 1928 में, लेकिन वो सहमाही था हमारी साइंस की दुनिया की तरह। बल्कि यहाँ भी मैं आपकी भी इस्लाह कर दूं और आप सबकी भी, कि जो थोड़ी सी कोशिश मैं करता हूँ उस पर्चे का नाम हाइड इट। मेरी जिंदगी का दारोमदार है पूरा इसके ऊपर, क्योंकि हम सब लोग मरने के बाद की जिंदगी पे बिलीव रखते हैं, कर्मा पे यकीन रखते हैं, मुकाफात अमल पे यकीन रखते हैं। तो कहीं जो मैं कर रहा हूँ उसकी तस्दीक मिलती है, या मैं नतीजे का इंतजार करूंगा कि अगर मैंने कीकर बोया है तो जब कीकर का दरख्त निकाल आएगा जब ही मैं रियलाइज करूंगा कि मैंने कुछ गलत बो दिया, उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। तो ये चीजें जो हैं, इनको मदरसों को फोकस करते हुए ये साइंस का पर्चा और ये चीजें, तो साइंस कांग्रेस शुरू करने की बड़ी वजह ये थी कि हम इन लोगों को बुला सकें और फेस टू फेस गुफ्तगू हो सके। तो 2015 में पहली साइंस कांग्रेस मैंने करी और उस वक्त मैं, बल्कि मेरा आखिरी साल था वो जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रिंसिपलशिप का, तो मैंने उसी कॉलेज के ऑडिटोरियम में पहली साइंस कांग्रेस 2015 में करी। तो उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। जब मुझे उर्दू यूनिवर्सिटी की खिदमत का मौका मिला तो वहाँ जाके भी मेरी कोशिश ये रही कि उर्दू में, क्योंकि उर्दू यूनिवर्सिटी का मकसद ही ये था, और उसमें मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि हमारे मेंबरों में प्रोफेसर शमीम जराजपुरी साहब भी थे, जो पहले फाउंडर वाइस चांसलर बने उर्दू यूनिवर्सिटी के। बल्कि जब वो बने तो उन्होंने मुझे बुलाया, हिंसा के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा परवेज तुम उर्दू में साइंस बहुत लिखते हो, ये यूनिवर्सिटी बन गई है, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक जगह है, तुम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने लिए कॉलेज से अपने, और पहले रीजनल डायरेक्टर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया था। दिल्ली सेंटर को बनाने वाला पहला रीजनल डायरेक्टर मैं था। लेकिन बाद में कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि मेरे साथ एक बड़ी मजबूरी ये है कि मैं जो चीज़ कुछ उसूल की ठीक होती है उसी के साथ रहता हूँ, वरना फिर उसके साथ चल नहीं सकता, मैं अलग हट जाता हूँ। तो तकरीबन 1 साल से भी कुछ अरसे में मैं यूनिवर्सिटी से अलग हो गया, क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग में मेरा रोल नहीं था। उस वक्त मेरी कोशिश और फोकस ये था कि किसी तरह मदरसों से जुड़ें,
اور اردو میں جو ترجمے کیے جائیں وہ اسٹینڈرڈ اردو میں ہوں, اس پہ کسی علاقائی چھاپ نہ ہو. تو وہ چیزیں بہرحال میرے لیے ممکن نہیں تھی, کیونکہ ریجنل ڈائریکٹر بہت چھوٹی سی ہستی ہوتا ہے. تو میں چھوڑ کے واپس آ گیا, کالج میں اپنا کام کرتا رہا, رسالہ نکالتا رہا, یہ سب رہا. اس کے بعد جب مجھے موقع ملا, اس کا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے موقع دیا, تو وہاں جا کے پہلی چیز جو میں نے شروع کری, جو آخر وقت تک میں نے نبھانے کی کوشش کری, وہ تھی کہ اردو میں نالج لٹریچر جنریٹ کریں. مرکز برائے فروغ علوم, سینٹر فار پروموشن آف نالج کے نام سے ایک سینٹر قائم کیا. ڈائریکٹر آف ٹرانسلیشن پبلیکیشن کو پھر سے زندہ کر کے قائم کیا, اور کافی اردو میں کتابیں, کیونکہ سائنس کانگریس ہم نے وہاں کری تو اس میں بہت لوگ ملے اور ان کو ہم نے انگیج کیا, اور انہوں نے کتابیں تیار کری, بہت چھپی تیار کری. کیونکہ بڑا مقصد اردو یونیورسٹی کا اردو میں نالج لٹریچر کریٹ کرنا ہے, تاکہ اردو والوں تک چیزیں پہنچ سکیں, اور میری طرح کے بچے اسکولوں میں پریشان نہ ہوں کہ انہیں لٹریچر نہیں ملتا. تو بہرحال اسی کا پڑاؤ ہوتے ہوتے وگیان پرسار کے پاس پہنچا. وگیان پرسار صاحب نے, نکل صاحب نے مجھے یاد کیا اور حکم کیا کہ آپ اسکوپ سے جڑیے, ہمارے ساتھ آئیے, اور ان کی سرپرستی میں اب یہ کارواں آگے چل رہا ہے. میں بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور کشمیر یونیورسٹی کے تمام ذمہ داروں اور آپ سب کا, جس میں آپ نے وقت دیا. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ کسی بھی سبجیکٹ کو, میں صرف سائنس کی بات نہیں کرتا, کامرس ہے, مینجمنٹ ہے, بہت لوگ ہیں انتظام میں مینجمنٹ کے تھے یہاں پہ, کچھ زکوٰۃ اپنے علم کی نکالا کیجیے, کچھ عام لوگوں کے لیے لکھیے, جس سے ریٹرن آپ کو نہیں ملے گا, پوائنٹس بھی نہیں ملیں گے. کیونکہ میں عرض کروں کہ ایک آرگنائزیشن نے مجھے سائنس پروموشن کے لیے ایوارڈ دیا, اور اس پر ڈائریکٹر مشرقہ صاحب تھے, انہوں نے چیئر کیا تھا وہ سیشن, انہوں نے مجھے انعام دیا. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک پبلک تک سائنس نہیں پہنچے گا, سائنس کا ذہن نہیں بن سکتا, اور اس کو پہنچانے والے سائنٹسٹ ہی ہوں گے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاپولر رائٹنگز کے لیے کوئی پوائنٹس اور اسکور نہیں ملتے سائنٹسٹ کو, جو ریسرچ پیپر کے لیے ملتے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کری تھی کہ کچھ ایسی تبدیلی کیجیے کہ پاپولر سائنس رائٹنگ بھی ریکوگنائز ہو ایک میدان کے طور پر. وہ آج تک نہیں ہوا, نہ ادھر سے ہوا, نہ بدقسمتی سے اردو والے تیار ہوئے. میں نے اردو اکیڈمی سے ہمیشہ درخواست کری کہ معلوماتی ادب کو ایک ادب کا زمرہ بنا لیجیے. وہ آج بھی تیار نہیں ہے اپنے دامن کو کشادہ کرنے کے لیے, سینوں کو کھولنے کے لیے. ان کے ہاں اردو ادب کے دائرے ویسی ادبی اصناف میں گھومتے ہیں, علمی ادب آج بھی ان کے یہاں نہیں ہے. مجھے بھی جو اردو میں سائنسی کتابیں لکھنے کے ایوارڈ اکیڈمیز نے دیے, وہ بچوں کے ادب کے زمرے میں. تو یہ بہرحال کچھ ٹریجڈیز ہیں یا کچھ بیماریاں ہیں جن کے ساتھ آپ کو جینا ہوتا ہے, لیکن ہم مستقل لڑتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے. کبھی تو صبح ہوگی, وہ صبح کبھی تو آئے گی. میں اسی انتظار میں کام کر رہا ہوں اور آخر وقت تک کرتا رہوں گا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے حصے کا کام آپ بھی کیجیے. جس مضمون کو جانتے ہیں اسے اردو میں لکھیے. دیکھیے آپ کے اندر بہت کچھ ہے, جب تک اسے نکالیں گے نہیں, یو ہیو ٹو ڈسکور یور سیلف. یہ پورا پروسیس ہے, جب تک آپ کریں گے نہیں کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ کوشش سے ہی سلسلے شروع ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بصیرت افروز تقریر کے لیے. اس تقریب میں ممتاز ماہر ارضیات اور کشمیر یونیورسٹی رئیس جامعہ پروفیسر طلعت احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. پروفیسر طلعت صاحب نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز علی گڑھ سے کیا اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی, جبکہ آپ کو لیسسٹر یونیورسٹی لندن سے پی ڈی ایف کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے. آپ نے کشمیر یونیورسٹی کے علاوہ ملک کی ایک مایہ ناز یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی بطور شیخ الجامعہ اپنی خدمات انجام دی ہیں. آپ کی قیادت میں کشمیر یونیورسٹی ملک کی 50 بہترین جامعات میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی. آپ کو ارضیات کے شعبہ میں گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر کئی اعزازات اور انعامات سے سرفراز کیا جا چکا ہے. میں پروفیسر طلعت احمد صاحب سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس تقریب کے حوالے سے اپنے زرعی خیالات سے مجلس کو رونق. صرف میرا جو آبزرویشن ہے ابھی کے لحاظ سے, ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ چینج ہو جائے. سب سے پہلے جو کوشش ہونی چاہیے کہ اردو کی جو بھی آپ سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اسکول اور کالج لیول تک کریں, تاکہ اس میں, اور خاص کر کے وہ سمپل لینگویج میں ہو. اور ساتھ میں
जैसे बहुत सारी वर्ड्स हैं जो आप अंग्रेजी के आप उर्दू अडॉप्ट करती है, तो साथ में जो इवन टेक्निकल टर्म्स है तो आप उर्दू में आप लिखें, लेकिन वो टेक्निकल टर्म को आप अंग्रेजी भी साथ में ब्रैकेट में लिखें, ताकि वो एक चीज जो है वो एक अच्छे तरीके से स्टूडेंट उसको फॉलो कर सके। वरना बहुत दफा जो इतना ज्यादा ट्रांसलेशन इतना स्ट्रांग ना कर दें कि वो बच्चों को समझ में भी ना आए, और अगर उसको जो खास मकसद है कि साइंस जो है वो कैसे आगे बढ़े, खास करके उसके लिए हमें स्कूल और कॉलेज लेवल पे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और साथ में असलम परवेज साहब ने जो बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि साइंटिफिक लिटरेचर, खास करके जर्नल्स, ये सब में भी उर्दू में होना चाहिए। और जैसा अभी उन्होंने कहा, मैं उससे एग्री भी करता हूँ कि इनको ज्यादा उसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए कि अभी सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है। खास करके आप अगर रिसर्च लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको पब्लिश करना है और आपको उस पब्लिकेशन को इंटरनेशनली अगर पढ़ाना है, तो आपको या तो आप अंग्रेजी में करते हैं ताकि उसका आपको फिर फायदा मिलता है, बट जब तक ये ना हो तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, पर इंसिस्ट भी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ कि जापानीज या चाइनीज में बहुत सारे लिटरेचर है जो साइंस और साइंस के लैंग्वेज में है, बट उन लोगों की इतनी बड़ी कम्युनिटी है और साथ में उनका एब्स्ट्रैक्ट कम से कम जरूर जापानीज या चाइनीज में होता है, ताकि उनकी लैंग्वेज भी साथ साथ में चले। तो मैं यही समझता हूँ कि जब तक हम उर्दू में सारी चीजें एक स्टैंडर्ड, जो भी हमसे इस यूनिवर्सिटी से इस लिहाज से जो मदद होगी मैं हम लोग जरूर करेंगे, ताकि और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो है कश्मीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और खास करके ये लैंग्वेज है जो बड़ी पुरानी है और यहाँ पे बहुत सारी साइंटिफिक और कल्चरल एक्टिविटीज जो है बहुत पुरानी कल्चर, तो उसमें अगर हम साइंस को बढ़ावा दें और कोशिश करें कि स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे कुछ चीज़ें उर्दू अपने कश्मीरी लैंग्वेज में भी हो, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं शाहिद रसूल साहब का, मेराजुद्दीन साहब का, हमारे चांसलर साहब का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इम्पोर्टेंट सेमिनार जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया और हम लोगों को अपने साथ हिस्सेदार बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ने हरकियाती शेखुल जामिया और माहिर कानून प्रोफेसर मेहराजुद्दीन मीर साहब की सरबराही में मुनक्किद कर रहे हैं। प्रोफेसर मेहराजुद्दीन साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB, LLM और PhD की तालीमी असनाद हासिल की और कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद के अलावा मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर काम किया, जिनमें डायरेक्टर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, डीन लॉ और रजिस्ट्रार के ओहदे अहम हैं। मौसूफ को तालीमी और इंतजाम ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए कोशां रहते हैं। इस कांग्रेस के इनेकाद में आपकी शऊरी काविशों और कोशिशों को बराह रास्त दखल है। मैं अपने रईस जामिया प्रोफेसर मेहराजुद्दीन मीर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस कौमी उर्दू साइंस कांग्रेस के ताल्लुक से अपने तासुराती कलिमात से हमें नवाजें। रईस जामिया मरकजी जामिया कश्मीर प्रोफेसर मेहराजुद्दीन। मोहतरम चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, the learned and the honorable vice chancellor University of Kashmir Professor Talat Ahmad Saab, Janab Mohtaram Professor Muhammad Aslam Parvez Saab, former vice chancellor of Maulana Azad National Urdu University,
our learned friend, Dr. Nukul Prasad Saab, the worthy Director of Vigyan Prasad, Department of Science and Technology, New Delhi, Professor Shahid Saab, our Dean School of Media Studies, Professor Zargar, worthy Registrar of the Central University of Kashmir, and all the guests, especially those who are sitting in this hall, as well as who are hearing to us on beam form. I am also personally thankful to Professor Ainul Hasan Saab, the Honorable Vice Chancellor of Maulana Azad National Urdu University, who, despite his personal compulsions, was in a position to arrive over here and to bless this Science Congress, Science Urdu Congress. And my worthy colleague, Professor Akbar Masood Saab, the Honorable Vice Chancellor, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri. Well, I don't want to take much time. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चांसलर साहब जो उन्होंने हमें टाइम दिया था, he is waiting and he has some pressing engagements. और जो शाहिद साहब ने यहाँ पर अपने फिल्मात में जो फरमाया, मैं बिल्कुल जैसे तलत साहब ने कहा पूरी तरह से उसको एंडोर्स करता हूँ। और इसके बाद जो हमारे नकुल साहब ने उर्दू इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में कहा बिल्कुल सही है। और जो तफसीली की नोट एड्रेस by the man to whom I call as Sir Said of Science and Urdu, rather promoting science through Urdu, Professor Parvez Muhammad Aslam Parvez Saab. Perhaps, no doubt, he is younger to me in age, but he is my teacher in the sense I often get a time to go through his YouTubes, wherein you get a lot of information on science, Urdu, science, social evils, science, Quran, and many other important aspects of life. Well, it is a very, very memorable and important occasion for me, because today we in the Central University of Kashmir got a chance after a quite long time after this COVID break to be together with our friends from across the country and with our colleagues from the University of Kashmir. Well, I don't want to speak about the University of Kashmir or Central University of Kashmir, but I will simply, with the permission of the Honorable Chancellor, would like to give a passing reference. Whatever we are, we owe it to the institutions where from we got our education. It may be a primary school, it may be a high school, and of course, for most of us from the UT of J&K, it has been Aligarh Muslim University, Aligarh. And thereafter, we got a chance, most of us who are here from CUK or from KU, they have been working over here. I have worked over here for more than 37 years. And I don't say कि मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी को खदमत करने का मौका मिला, बल्कि मेरा ये मानना है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मेरी बहुत खदमत की। जो भी मैं आज हूँ, जिस मुकाम पर मैं आज हूँ, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की वजह से। और हमें फख्र है जो यहाँ लीडरशिप रही, जो यहाँ फैकल्टी हैं और रही, इस यूनिवर्सिटी का जो मुकाम है वो हाईएस्ट है so far as other
यूनिवर्सिटीज 1000 यूनिवर्सिटी से ज्यादा हमारे मुल्क में हैं। हमें फख्र है कि NIRF के रैंकिंग में ये सबसे आगे अपना मुकाम हासिल किया और हर लिहाज से चाहे NAAC एक्रेडिटेशन हो जो भी हो तो ये सबसे आगे यूनिवर्सिटी मानी जाती है और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के स्टाफ को और ऑफ कोर्स जो लीडर ऑफ द टीम होता है। मैंने इसलिए ये अर्ज किया कि हमें फख्र होता है जब भी हमें मौका मिलता है यहाँ आने का। मैं थोड़ा सा मखसूस तारुफ देना चाहूंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जैसे प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज साहब जानते हैं, 14 यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में वजूद में आ गई जब एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में 2010 में, जिस 14 यूनिवर्सिटीज में कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर भी एक थी। और हमने अपना जो एकेडमिक सफर है वो हमने शुरू किया रेंटल बिल्डिंग्स में, लेकिन खुदा का शुक्र है जो फाउंडर, रजिस्ट्रार, फाउंडर, वाइस चांसलर रहे, उनका फोकस ज्यादा रहा टुवर्ड्स एकेडमिक क्वालिटी, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, जिसका ये नतीजा हुआ कि हर साल एक इंच बढ़ता गया एकेडमिक लिहाज से और आज के डेट में हम सबसे आगे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से या बाकी यूनिवर्सिटी से, आई कैन compare with these universities so far as other 13 universities of our age are concerned. You may talk of teaching learning, you may talk of quality research, you may talk of composition of the faculty, you may talk of enrichment of the curriculum, you may talk of participation of the students in various national and international events. आप कोई भी एकेडमिक कंपोनेंट लीजिए, आप ये देखेंगे मुशाहिदा करके कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 14 यूनिवर्सिटीज में इसने अपना मुकाम टॉप पर बनाया। और ऑफ लेट हमने शिफ्ट किया गांधरबल और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और हमारा ये मानना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये सिंपली फिजिकल नहीं होता है बल्कि इंटेलेक्चुअल भी होता है। इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने अर्ज किया हम आगे हैं और इंशाल्लाह 5-6 साल में हम अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। मैं एक दफा और कश्मीर यूनिवर्सिटी का इसलिए शुक्रिया करता हूं, जब भी हमें मौका मिलता है कोई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, हमारी जो नजर रहती है सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, और यहाँ पर हमें तहे दिल से हर कोई फैसिलिटी मैसर हो जाती है और प्रोवाइड की जाती है। जहाँ तक ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर शाहिद साहब ने, तलत साहब ने, प्रोफेसर मोहम्मद असलम परवेज साहब ने और हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर मुकुल प्रसाद साहब ने अभी कुछ कलमात का आपके सामने रखे। जहाँ तक साइंस एंड उर्दू का ताल्लुक है, मेरा ये मानना है साइंस एंड नेचर दे आर वन एंड द सेम थिंग। Whatever is natural is science or is scientific, and whatever is science is nature. I may not be in a position to explain to it because I am a student of criminal law. For that I need time. But this learning of science, whatever medium may be, starts right from one's inception. Here, I don't want to discuss or throw light
it has been found the children who are born from Israeli couples in Israel, their IQ is far better than others in the world. What are the reasons for that? It is because they start education, they start mathematics, education of the mathematics, education of the science, in whatever medium it may be, in whatever language it may be, even before the birth of the child. When the child continues to be in the womb of his or her mother. How? The couple starts talking to each other. They don't fight, as the Indians or Pakistanis do fight. They enter into the comfortable zones. They start to discuss mathematical questions. They start to discuss various scientific issues. And it has an impact so far as expected new member to the family is concerned. Well, here I am not going to promote the cause of the Urdu, but since Urdu is being taught by a vast number of the people in India as well as elsewhere, and thereby it is essential, as it has been advocated, to promote science. I am not saying promote Urdu, promote every language, promote science through the medium Urdu or any other mother tongue. I really appreciate the offer given by the worthy director of the Vigyan Prasar, wherein he has expressed his intention that this science shall be also promoted in Kashmiri, and Professor Talat has responded. I join Professor Talat Sahab and would like to request the worthy director and here our Professor Muhammad Aslam Parvez Sahab that we are ready, and whatever facility you need, we have a department of full-fledged Department of Kashmiri in the University of Kashmir, and we have a newly established Department of Kashmiri in the Central University of Kashmir, and we have Kashmiri departments in various colleges. We assure you that you will get every possible assistance. I will not talk of facility, every possible assistance for the promotion of science in Kashmiri language. Well, my dear colleagues and friends, you will be perhaps surprised to know that in the universities which are in the developed countries, you may talk of Germany, you may talk of Europe, you may talk of USA. Now, in most of the leading universities, Professor Talat Sahab, it has been made mandatory that whenever anyone submits his or her PhD thesis, the summary, additional pages of summary must be in the mother language of the candidate, so that his or her family members to whom English, French, or any other language may be Greek, but can understand what a family member of theirs have done so far as research is concerned. In Dutch universities, in most of the German universities, PhD thesis cannot be accepted unless you have 3 or 4 pages by way of summary in the mother tongue of the scholar who has submitted the thesis. The problem Professor Parvez Sahab, Professor Muhammad Aslam Parvez Sahab at present is, when we talk of promotion of Urdu, or when we talk of promotion of mother tongue, which I gave you the example of Israel, must start right from the very beginning, but we forget to do it, especially in India, and rather in this subcontinent of Asia, to do it
right from the very beginning, and then we expect the schools, colleges, and even universities that they will impart mother tongue language, which perhaps I believe is not possible. Well, what we do, as soon as child is born, if we have to just, as soon as in Kashmiri we call it op-top, so you just try to start to give him something, it may be milk or something, you keep a mobile in front of him, you keep a cartoon in front of him or her, and there are songs in English, there are songs in other language other than the mother tongue. And with the passage of the time, when the child reaches 3 or 4 or 5 months old, he will not do anything unless he snatches your mobile, then only he can attend other things. This is how we promote our mother language. We have to apply our mind right from the very beginning, Israel being the best example. And perhaps, as it has been rightly said, you take any religion, Islam, Hinduism, Sikhism, Christianity, and we have been asked to inculcate our culture and language so far as our youngsters are concerned. Well, gone are the days when we used to take meals on Dastar Khan, and our elders used to give in mother tongue some sermons. They used to tell us some stories. And those stories, those sermons used to penetrate very deep in our mind. Dr. Nukul Prasad Sahab, I must tell you that new education policy 2020 is going to help to you to a great extent so far as your cause of promoting science in mother tongue is concerned. Now it has been made mandatory to teach in mother tongue regional languages up to certain level. And I'm sure if you can engage some experts, you shall be in a position to penetrate scientific camper, what Nehruji for the first time invented this word in his book, Discovery of India. Well, I think if you start with what has been now mandated under new education policy 2020, we shall be in a position to penetrate very deep so far as communication of science through Urdu or any other mother tongue is concerned. Professor Shahid Saab has shown me the yellow card, rather now red card as well. Well, I once again am extremely thankful to all of you who have joined this two-day national seminar. Our special thanks, which Professor Zargar is going to propose, are to those who have come from outside, despite various compulsions. I don't want to enter into the arena of Professor Zargar, but nevertheless, as Sheikhu Jamia, in case any inconvenience is caused to anyone, that you have to blame the Sheikhu Jamia and not to anybody else, because Sheikhu Jamia has failed our last 8 years to establish the infrastructure for the Central University of Kashmir. And I have been the Vice Chancellor of the Central University, Sheikhu Jamia, पिछले 8 साल से almost, और आप ये खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे जो कोलीग्स हैं, रुफका हैं, किस तरह उन्होंने मुझे जेला है अब पिछले 8 साल से, और लेकिन उस जेलने के बावजूद भी वो हर वक्त आगे रहते हैं जब भी कोई एकेडमिक एक्टिविटी हो. यहाँ पर मैं, before I conclude, our former Chancellor, Professor Banerjee, who was our Chancellor for 5 years, the first Chancellor of the Central University of Kashmir, he played a commendable role so far as upgradation of the academics of the Central University of Kashmir is concerned. He used to conduct us to various central institutes and used to visit us and provide, and used to ask us share
your facilities with them and take their facilities for exchange of faculty. And our present Chancellor, the Lieutenant General Atta Hassan Saab, retired. He devotes maximum time. So far, he has taken 4 or 5 court meetings. Almost every 6 months he takes, 3 or 4 months he takes a court meeting. And even in addition to that, no doubt he is in Delhi very busy looking after national disaster management, but he devotes his time and takes a call whenever there is any issue so far as Central University of Kashmir is concerned. And he also makes it to ensure that academic calendar is adhered to and quality teaching, learning, research is maintained. It is evident he has been with us right from 10 and it is almost हसनैन साहब ने हिंदुस्तानी आर्मी में शमूलियत इख्तियार करने